ये रिश्ता क्या कहलाता है कि शुरुआत में हम देखते हैं कि माहिरो अपने मामूरे और दादाजी के साथ जल्दी से मार्केट से पटाखों की बरसात लेकर जल्दी से आ जाती है। वहाँ पर अबीरा और अरमान को बताती है कि देखो मामूरे और इन्होंने मुझे बहुत सारे डेंजरस खिलौने दिए। अबीरा आग दिखाती है तो माहिरो को अबीर समझाता है कि ये डेंजरस पटाखे मेरे लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। जहाँ पर माहिरो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ और वही माधव जी उसे गले लगा कर कहते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल अपने दादाजी पे गई है, क्योंकि दादाजी भी बहुत ज़्यादा नीडर है। वहाँ पर जल्दी से अब बिग गर्ल हो गई हो करके माहिरो कहती है कि हाँ हाँ मैं आपके जैसी हूँ। वही अरमान कहते हैं कि हाँ बेटी किसकी है, मेरी। पर वही उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं ये बोलकर कि नहीं ये तुम मेरे पे गई है। अब माता जी उसे लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर अरमान सल्किंग करने लग जाता है कि देखा ऐसा लगता है कि मेरे फादर नहीं बल्कि मेरे ससुर है और तुम्हारे पापा ज़्यादा है। देखा सब के सब मेरे परिवार वाले तुम्हारे फैन ज़्यादा हैं। वहीं पर अबीरा बस हंसती है। तो दूसरी तरफ काजल अपने बहू के हक की लड़ाई के लिए मासा के पास जाती है। वो कहती है कि आप जो कल थाल पूजा की देने वाली थी तानिया को, वो प्लीज़ मुझे दे दीजिए, क्योंकि कल अबीरा और अरमान की वजह से वो रह गया था और मैं मेरे बहू के सारे हक उसे देना चाहती हूँ। वही दादी से उसे समझाती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट कर रही हो, क्योंकि तुम चारों के लिए जो कुछ नहीं कर पाई वो पछतावा अब तुम तानिया के लिए नहीं छोड़ना चाहती हो, इसलिए ये सब तुम कर रही हो। और इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि तुम चारों के हिस्से का प्यार तानिया को दे रही हो, पर मैं ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि प्लीज़ ग्रह शांति का भी अपने बहू को ज़रूर समझाओ। जहाँ पर वो दादी से ये भी कहती है कि ग्रह शांति होना बहुत ज़रूरी बात है, वरना तुम उसे बिगाड़ दोगी। पर काजल कहती है कि मुझे अच्छे से पता है, पर मैं उस पे अन्याय बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी और जो बात गलत है मैं उसका हमेशा साथ दूंगी एज अ बेटी की तरह। और अगर वो चारू रहती भी तब भी मैं उसे अपनी बेटी की तरह ही ट्रीट करती। जिसके बाद वो अपनी मासा को कहती है कि प्लीज़ मासा मैं किसी को भी बीच में नहीं लाना चाहती, बस मैं तानिया को वो प्यार देना चाहती हूँ। जिसके बाद वो मासा से कहती है कि प्लीज़ आप मुझे वो थाल दे दीजिए, मैं मेरे बहू को वो थाल दे दूंगी। आपने अपने बहू के लिए जैसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया है, मैं भी अपनी बहू के लिए वैसे ही परफेक्ट सास बनना चाहती हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पूरा पुद्दर हाउस जो है वो बहुत झूम के सजा उठा रहता है। जहाँ पर परिवार का हर एक सदस्य कोई रंगोली निकालता है और सभी एकदम अच्छे से इस घर सजाने में लग जाते हैं। जहाँ पर अभीर और कियारा भी घर सजाने में कोई कसरत नहीं छोड़ते। वहाँ पर अब दोनों को साथ ऐसे देखकर बहुत सारी उलझनें तो होती है, क्योंकि कियारा अभीर से दूरी बनाने की कोशिश करती है, पर घर वाले जो है वो उनको कैसे ना कैसे करके साथ ला ही देते हैं। वही दादी से ये सब जब देखती है तो सब लोगों की नज़र उतारती है और वही विद्या भी अपने गहने लेकर जब वो अबीरा को देने की कोशिश करती है वो भी नज़र उतार लेती है। फिर हमें एक अच्छा सा ग्रुप फोटो, फैमिली फोटो जो है वो दिखाई देता है, जहाँ पर सब लोग मस्ती करते हुए दिखाई देते हैं, एक दूसरे को होली वाले रंग जो है वो लगाते हुए दिखते हैं। अब दादी सा ने एक गिफ्ट प्रिपेयर किया रहता है सबके लिए। वो कहती है कि ये गिफ्ट जो है मैंने सबके लिए प्रिपेयर किया है। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये गिफ्ट आखिर क्या है। तो वहाँ पर एक व्हील निकलता है जिसमें कुछ नाम लिखे रहते हैं और ये रामलीला के किरदारों के नाम रहते हैं। जहाँ पर वो कहते हैं कि ये व्हील डिसाइड करेगा कि आप लोगों को कौन से किरदार मिलने वाले हैं। जहाँ पर अब दादी से कहती कि मैं तो जब छोटी थी ना, मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करती थी थिएटर में जाके रामलीला देखने की। वहीं पर सब एक एक करके पूछने लग जाते हैं कि मायरू कहती कि आखिर ये प्ले हम क्यों ही कर रहे हैं और आखिर इसकी कहानी ऐसी क्या ही अलग है जो हम इसकी कहानी प्ले कर रहे हैं। वही दादी साहब और घर के एक एक सदस्य से समझाते हैं कि ये जो कहानी है ना वो बहुत ज़्यादा अद्भुत है, क्योंकि ये सच्चाई है और ये जो कहानी है ये हमें बहुत अच्छी सीख सिखाता है कि हमेशा बड़ों की सम्मान करना चाहिए, बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे और बड़े भाइयों को प्यार करना चाहिए और हमेशा सच्चाई की राह पर चलनी चाहिए। कितने भी कांटे तुम्हारे रास्ते में क्यों ना आए, पर अगर सच्चे हो आप और बहुत ज़्यादा निडर भी हो तो आप ये सब टाल लोगे और आप एक बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान बनोगे। और हमेशा याद रखना कि सच्चाई की हमेशा ही जीत होती है। अब दादी सभी से समझाती है कि ये जो है ना वो मान्यता है और पीढ़ियों से चली आ रही है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, मेरी भी दादी ने कभी मुझे बताया था। जिससे अब एक्साइटेड होकर मायरू कहती कि वाह ये प्ले तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है और ये हमें सीख भी सिखाता है, मुझे तो जल्दी से ये प्ले खेलना है। जिसके बाद वो दादी साहब को कहती है कि जल्दी से व्हील घुमाओ, मुझे देखना है कि किसको क्या क्या किरदार मिलते हैं। जैसे ही वो व्हील घुमाते हैं वैसे सीन चेंज होकर युवराज पे चला जाता है। जहाँ युवराज हम देखते हैं कि वो बहुत बदले की आग में चल रहा होता है और वहाँ पर एक अबीरा का पोर्ट्रेट रखा हुआ रहता है, जहाँ पर वो कहता है कि अगर तुमने मुझे दिल तुम्हारा पहले ही दे दिया होता तो आज ये दिल नहीं देखना पड़ता, और वैसे भी पहले भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए उतना ही प्यार था, बस फ़र्क ये है कि आज मेरे तुम्हारे दिल में नफ़रत है और कुछ नहीं है, और मैं इस नफ़रत को पूरा करके रहूँगा। जिसके बाद वो उसे मारने की कोशिश तो करता है, पर उसकी नज़र और हाथ जो है वो काँप जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि इतना मासूम चेहरा देखे उसकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। वो कहता है कि अरे यार वही मासूम सी आँखें, वही प्यारा सा चेहरा, आखिर इस चेहरे को कौन ही मार पाएगा। मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, पर तुम टेंशन मत लो, इतने आसानी से तो तुम्हें मैं जाने नहीं देने वाला, क्योंकि जो तुमने हरकत की है उसके बाद तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। जिसके बाद वो कहता है कि कोई नहीं, अगर मैं तुम्हें दिखे बिना नहीं मार सकता तो क्या हुआ, मैं अपने मुंह को पीछे कर लेता हूँ। जिसके बाद वो पलट कर उस पर फायरिंग कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राजा दशरथ का जो किरदार है वो आ जाता है सामने। तो दूसरी तरफ युवराज जो है वो कैसे भी करके अपनी बदले की आग में जल रहा होता है और वो डिसाइड कर लेता है कि वो अबीरा को नहीं छोड़ेगा, उसके
घर में ज़रूर जाएगा। अब राजा दशरथ का जो किरदार आ जाता है वो दादिसा और किसी को नहीं बल्कि माधव जी को दे देती है, जिसके बाद अब कैकेयी का किरदार विद्या को देती है और काजल बहुत ज़्यादा हंसने लग जाती है। और ये सब जब दादिसा देखती है, दादिसा बस काजल को एक आँख दिखाती है और कहती है कि काजल, जिसके बाद काजल शांत हो जाती है। ये क्या, फिर जल्दी से व्हील का पहिया फिर से घूम जाता है और फिर घूमने के बाद हम देखते हैं कि जो काजल हंस रही थी अब उसकी हंसी बंद हो जाती है, क्योंकि वो किरदार भरत का होता है और भरत का किरदार दादिसा काजल को दे देती है। काजल जब शिकायत करती है कि ये तो लड़के का कैरेक्टर है, पर तब भी कोई सुनता नहीं है। माधव जी और विद्या जो है वो बहुत ज़्यादा हंस उठते हैं, क्योंकि अब फाइनली उनकी बारी है हंसने की और काजल की तो बोलती पूरी बंद हो जाती है। दादिसा कहती है कि क्या हो गया, अब उसमें मेरी गलती नहीं है, देखो तुमने जैसा किया वैसा ही तुम्हें मिला, और वैसे भी ये किरदार तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। जहाँ पर एक और किरदार जो है वो आ जाता है और वो किरदार और किसी को नहीं बल्कि मनीषा को मिल जाता है। अब मनीषा कहती है कि आपको नहीं लगता कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ ना उसके लिए, पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और जल्दी से हनुमान जी का कैरेक्टर आ जाता है और हनुमान जी के कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि मनोज प्ले करेंगे। जहाँ मनोज जी बहुत ज़्यादा इस बात से खुश हो जाते हैं और वही एक एक करके अब सारे किरदारों की बारी आ जाती है, जहाँ पर लक्ष्मण का नाम आते साथ ही लक्ष्मण का किरदार और किसी का नहीं बल्कि हमारे प्यारी से अबीर को मिल जाता है और उर्मिला का किरदार हमारी कियारा को मिल जाता है। अब सबके किरदार आ चुके हैं और बस कुछ ही बचे हैं, और जो मेन बचे हैं वो आपको तो अच्छे से पता ही है किसके बारे में आएंगे। वहीं पर दादी से कहती कि अब मेरी बारी है, पर दादिसा के लिए जो किरदार आता है उसे देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा हंस उठते हैं। जहाँ पर दादिसा कहती कि अरे अरे क्या हो गया, ये भी तो अच्छा कैरेक्टर है और मेरे इसको ना फिट भी करता है। तब भी सब हंसने लग जाते हैं क्योंकि वो रावण की बहन का किरदार होता है। वहीं दूसरी तरफ सीता का किरदार जैसे ही आता है, सीता से हम अबीरा को देखते हैं, क्योंकि दादिसा के अकॉर्डिंग अबीरा से अच्छा सीता का रोल कोई प्ले ही नहीं कर सकता। वहीं पर रावण जो है वो अरमान को बना दिया जाता है और राम और कोई नहीं हमारे छोटू से मायरू बन जाते हैं। ये सब देखकर अब सारे घर के लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सबको अपना अपना कैरेक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब दादिसा जो है हम देखते हैं कि सब लोग रोल प्ले कर रहे रहते हैं कि दादिसा रावण के जैसे हंसने लग जाती है और इतना भयानक हंसी होती है कि मनीषा आकर कहती है कि दादिसा आखिर आप कर क्या रही है मासा, क्योंकि ये रोल तो रावण का है और आप इतने ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रही है। तो तब दादिसा कहती है कि ये रोल में मैं उसकी बहन हूँ और बहन और भाई में कुछ तो सिमिलर होता है ना, तो इसलिए उनकी हंसी जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। जिसके बाद वो फिर से हंसने लग जाती है। मनीषा कहती है कि मासा आपको थोड़ा कंट्रोल कर लेना चाहिए, वरना रावण की जगह आप ही को रख देंगे क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मनोज जो है वो काजल के साथ एक्टिंग करने की कोशिश करता है, जहाँ पर काजल करेगी कि देखो मैं अच्छे से एक्टिंग कर रही हूँ ना, पर मनोज कहता है कि मैं तो सोच रहा हूँ ना कि आपको थोड़े और इमोशंस लाने चाहिए, क्योंकि इमोशंस तो मैं जब प्यास काटता हूँ तब भी मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर आपकी आंखों में तो आंसू ही नहीं आ रहे। थोड़े और भावना निकालो भाभी, क्योंकि वही आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कियारा अपने रूम में अपना कॉस्ट्यूम जो है वो तैयार हो रही रहती है, पर कॉस्ट्यूम उससे बिल्कुल भी पहनते ही नहीं आता है, जिसकी वजह से वो गिर जाती है। गिरते गिरते अब अबीरवा से उसे देखता है और उसे जल्दी से पकड़ के उसे बचा लेता है, जहाँ पर कियारा जल्दी से उठ जाती है और वो कहती है अरे यार ये कॉस्ट्यूम नए हैं ना और मैंने कभी ये कॉस्ट्यूम्स इतने पहने नहीं हैं, तो इसकी वजह से मुझे समझ नहीं रहा है इसको कैसे पहनते। पर जब वो मुकुटा निकालती है उसे पता चलता है कि अबीर ने उसे बचाया है, तो वो कहती है कि नहीं मुझे बचाना ज़रूरी नहीं था, मैंने तुम्हें कहा है ना कि तुम मुझसे दूर रहो, तो तुम्हें दूरी मेंटेन करके रखनी चाहिए थी, और वैसे भी मैं गिर जाती तो मुझे छोटी सी चोट लगती, वो तकलीफ़ जो है मैं सहन कर सकती थी। पर अबीर मना कर देता है कि नहीं अगर मैं छोड़ दिया था तो तुम गिर गई रहती, और वो भी तकलीफ़ इतनी सी भी तकलीफ़ क्यों ना हो, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आरती का थाल लेके जल्दी से अपनी बहू को काजल दे देती है, जिसके बाद तान्या कहती है कि आप ना जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से आप मेरी सास कम बल्कि मेरी माँ जैसा मुझे ट्रीट कर रही हो। ये सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। काजल कहती है कि नहीं अगर तू मेरी बेटी भी होती तो मैं तुझे ऐसे ही ट्रीट करी रहती। जहाँ तान्या कहती है कि आप मेरे लिए सबसे लड़कर मेरे लिए ही खड़ी होती है और सबसे लड़कर मेरे हक के लिए लड़ाई करती है। आप ना बहुत अच्छी सास हो और बहुत ज़्यादा अच्छी माँ भी हो, मेरी सास कम आप माँ ज़्यादा हो। जिसके बाद अब वो बात घुमा देती है और कहती है कि आप इतनी ज़्यादा सच्ची हो, आपको अबीर भी बहुत ज़्यादा सच्चा लगता है ना, उसकी तो कुछ बेचारे की गलती भी नहीं है। जहाँ पर काजल कहती है कि हाँ मुझे अबीर भी बहुत ज़्यादा सच्चा लगता है क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं है, पर हाँ उसको भी कभी किसी ने प्यार नहीं दिया, और जो हरकत मैंने किया था चारों की शादी के बाद, उसके बाद क्रिश और क्रिश के पापा जो है वो मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे और क्रिश को कभी उसके हिस्से का प्यार कभी मिला ही नहीं। जिसके बाद जो तान्या है वो कहती है कि हाँ आप भी उसे अपने बेटे की तरह ही ट्रीट करती हो ना। तो काजल तान्या से कहती है कि आखिर वो क्या कहने की कोशिश कर रही है। तो तान्या कहती है कि देखो ना अभीरा और अरमान ने कितना ज़्यादा दिल तोड़कर अब एक हो गए हैं, पर अभीर की तो बेचारे की कोई गलती भी नहीं है, अभीर को तो उसके हिस्से का प्यार भी नहीं मिल रहा। आपको नहीं लगता कि अभीर को भी मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और उसके आगे तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, और अगर इतना नेक दिल भी अगर उसी प्यार में अटका रहेगा फंसा रहेगा तो उसकी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। जिसके बाद हम दूसरी तरफ देखते हैं कि युवराज
युवराज फाइनली पोद्दार हाउस में एंट्री कर लेता है। वो थोड़ा नकाबपोश बनकर एंट्री करता है, जिसकी वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। नकाबपोश बनकर वो सबसे पहले तो सारी सराउंडिंग को चेक करता है कि आखिर उसे अबीरा कहाँ मिलेगी। वो सब कुछ देखता है, तभी उसकी तानिया से टक्कर हो जाती है। तानिया को ऐसा लगता है कि उसकी तबीयत खराब है, वो उससे पूछती है, पर कैसे भी करके वो वहाँ से निकल जाता है। पर कियारा की नज़र बहुत ज़्यादा शार्प होती है, उसकी नज़र उसके पड़ते ही उसे थोड़ा शक होने की शुरुआत हो जाती है, पर उसके जो बाकी के गेस्ट है वो उसका ध्यान भटका देते हैं, जिसके बाद युवराज जल्दी से ऊपर चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अरमान रावण के गेटअप में बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई देता है। वहाँ पर मनीषा जी को वो कंप्लेन करा रहता है कि जो आपने तीर बनाया है ना वो बहुत ज़्यादा नोकीला है, किसी को भी लग सकता है। तो दूसरी तरफ मनोज जी का मेकअप और कोई नहीं बल्कि अबीरा कर रही रहती है, जब भी मनोज कहते हैं कि ऐसा मेकअप करना कि मुझे कोई भी ना पहचान पाए और मैं इस रोल में फिट बैठूं। जहाँ पर अबीरा कहती है कि हाँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपका ऐसा मेकअप करूंगी ना कोई भी आपको पहचान नहीं पाएगा, या कि मनीषा काकी भी नहीं। दूसरी तरफ कुछ लोग आ जाते हैं और दादी से उन्हें जल्दी से बोलती है कि ये सर्वेंट्स जो है, जो वर्कर्स है, इन्हें ये सारी चेयर्स नीचे लेके जानी है। वहीं पर युवराज भी उनमें से एक होने का नाटक करता है और वहाँ पर समा जाता है, जहाँ पर वो सारी सराउंडिंग फिर से चेक करता है कि उसे अबीरा दिख जाती है। और अबीरा को देखते साथ ही उसकी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है कि कैसे उसने अबीरा को प्रपोज किया था उसकी वाइफ बनने के लिए, पर अबीरा ने बहुत ज़्यादा उसे मना करके उसे ठुकरा दिया था उसके प्यार को। जिसके बाद अब युवराज उसके पीछे चला जाता है और पीछे की चेयर्स को ऐसे उठाता है, जहाँ पर वो सबको देखता है और फिर उसके बाद उसके प्लान को एग्जीक्यूट करने की वो प्लानिंग करता है। अब अबीरा का ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है उसके पास। अबीरा तो अपने मेकअप में और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने में इतनी ज़्यादा बिजी रहती है कि उसके सराउंडिंग से बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। जहाँ मनीषा और कुछ जेवर ला के देती है ताकि अबीरा जो है वो जल्दी से ट्राई कर सके और पहन सके, जिसके बाद सब लोग बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करते हैं और सबका ध्यान भटक जाता है। वही दूसरी तरफ अरमान जो है वो अपनी तीरंदाजी की प्रैक्टिस करता है, क्योंकि कुछ भी हो जाए तीरबाजी तो उसे ही करनी पड़ती है। जिसके बाद अब युवराज मौके का फ़ायदा उठाता है और उसके पीछे से धीरे से आ जाता है, जिसके बाद उसके हाथ में एक इंजेक्शन रहता है और वो उस पर इंजेक्ट करने वाला होता है। पर इसके पहले कि वो इंजेक्ट कर पाए वही अरमान तीर चला देता है और वो तीर जो है वो बराबर जाके युवराज के पैर को लग जाता है। वहाँ पर वो युवराज की मदद करने की कोशिश करता है कि सॉरी, और फिर वो मनीषा काके को बोलता है कि देखा मैंने कहा था ना कि ये तीर बहुत ज़्यादा नोकीला है, किसी को भी लग सकता है, वही देखो लग गया ना। वही वो युवराज की मदद करने की कोशिश करता है, पर युवराज उसे हाथ दिखा देता है कि नहीं बिल्कुल मदद मत करना। वो कुछ बोलता नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ जो है वो पहचान में आ जाएगी। वही अबीरा जो है वो थोड़ा सा कुछ महसूस कर लेती है, पर वो उस अनईजी फीलिंग को दबा देती है, ये सोचकर कि नहीं वो जो भी सोच रही है ये सारा कुछ गलत होगा। वहीं पर युवराज जो है वो बस कैसे भी करके वहाँ से बचने की कोशिश करता है, और तब जब अरमान उससे पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो वो थम्स अप दे देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद अब हमें कल के एपिसोड में दिखाने वाले हैं कि रामलीला के प्ले में और कोई नहीं बल्कि युवराज अरमान का रोल ले लेता है। तो हम देखते हैं कि युवराज जो है वो अबीरा को तो बेहोश नहीं कर पाया, जिसके बाद अरमान पर हमला कर देता है, और अरमान पे हमला करने के बाद अरमान तो बेहोश हो जाता है। पर अब वो सोचता है कि अब मुझे मौका मिल चुका है अबीरा तुम्हें अपने साथ लेके जाने का, जहाँ पर वो जल्दी से अरमान का गेटअप जो वो करने वाला रहता है उसमें आ जाता है। जिसके बाद वो रोल प्ले में जहाँ सब अपना किरदार अच्छे से निभा रहे रहते हैं कि तभी अरमान और अबीरा के रोल प्ले की बारी आ जाती है, जहाँ पर अब अबीरा का रोल प्ले होते साथ ही वो भिक्षा देवी ऐसी बात करती है, और तब उसकी नज़र जो साधु पे जाती है साधु पे, तो वो देखती है कि ये तो अरमान बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद वो डर जाती है, क्योंकि अब अरमान का जैसे ही वो रियलाइज़ करती है कि ये अरमान नहीं है, उसी वक्त वो रावण जो युवराज रहता है वो अपना फेस रिवील करके उसे वहाँ से ज़बरदस्ती लेके जाने की कोशिश करता है। जहाँ अबीरा चिल्लाती है कि अरमान प्लीज़ मेरी आके मदद करो, पर उसे क्या पता कि अरमान बेहोश हो चुका है। तो दोस्तों आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत।